नमस्कार दोस्तों, पेश है एक भयानक प्रेत की खूनी कहानी। चत्वारो माराह तिमिस्रम 1970। बौद्ध भिक्षुओं का मठ, नेपाल। रात का समय दो अनजान चोर चोरी के इरादे से घुसे। वे दोनों खामोशी से मठ के मुख्य गर्भगृह में दाखिल हुए। वहां एक दान पेटी थी जहां श्रद्धालु अपनी इच्छा से दान करते थे। उन दोनों ने उस दान पेटी को उठाया और वहां से फरार हो गए। वर्तमान समय 2023। झारखंड का एक शहर झरिया, छोटा टाउन। सुबह का धुंधला समय। एक प्लेइंग ग्राउंड। उस खेल के मैदान में अचानक हुई एक दिल दहला देने वाली घटना। क्रिकेट खेल रहे नौजवानों में 5 नौजवानों को खून की उल्टी होने लगी। वे जमीन में गिरे और दर्द से कराहने लगे। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उन्हें डेड करार दिया। पूरे शहर में खबर आग की तरह फैली। डॉक्टरों ने उनका ब्लड सैंपल जांचा। नतीजा कुछ ना निकला। अनजान और रहस्यमयी मौतों से पूरे शहर में दहशत फैल गई। शाम का समय, नेपाल और बिहार बॉर्डर के पास एक गांव। एक बुजुर्ग चारपाई पर लेटा हुआ न्यूज देख रहा था। उसने झरिया वाला न्यूज देखा। वो उठा और अपने नोकिया फोन से किसी को फोन किया। करीब 1 घंटे बाद एक नेपाली युवक उसके घर आया। दोनों ने साथ में चाय पी। कुछ देर बाद वो नौजवान वहां से एक थैला पकड़े निकला। दूसरे दिन सुबह का समय, वही नेपाली युवक एक पुरानी RX 100 बाइक को दौड़ाता हुआ नेपाल से बिहार दाखिल हुआ। इधर झरिया में डॉक्टरों की टीम उन नौजवानों के मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी और पुलिस की टीम DSP साहब की अगुवाई में उस प्लेग्राउंड का खाक छान रही थी। नतीजा वही, उनके भी हाथ खाली। शाम तक उन नौजवानों का पोस्टमार्टम होने के बाद उनके परिजनों को शवों को सौंप दी गई। तीसरे दिन सुबह, एक ग्वाला अपने गायों को खेत की ओर लेकर गया हुआ था। पास ही एक पुरानी इमारत थी। कुछ कुत्ते उस इमारत के अंदर शोर मचा रहे थे। उत्सुकतावश वो इमारत के अंदर गया। वहां का नजारा देख उसके होश फाख्ता हो गए। 3 नवयुवकों की लाशें वहां पड़ी थी। आवारा कुत्ते उन्हें नोच खा रहे थे। कुछ देर बाद वहां भीड़ जमा हो गई। उसके बाद पुलिस आई। उसके बुलाने से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग। वे अगल बगल के ही शराबी युवक थे। उस इमारत में शराब पीने के इरादे से आए थे। पहले 5, उसके बाद 3 रहस्यमयी मौतों ने झरिया शहर को खौफ के आगोश में ले आया। चौथा दिन दोपहर का समय, वो नेपाली युवक अपनी पुरानी RX 100 बाइक से उस शहर में दाखिल हो एक सस्ते किराए के मकान में शरण लेता है, जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक कस्बे में स्थित होता है। और उसी शहर की एक होनहार महिला पत्रकार सीमा महतो, वो भी इन हादसों की तह तलाश रही थी। रात के करीब 9 बजे होंगे। वो नेपाली युवक कंधे में थैला टांगे प्लेग्राउंड में टहल रहा था। उसी प्लेग्राउंड में 2 रोज पहले 5 युवाओं की जान चली गई थी। हाथों में टॉर्च पकड़े कुछ तफ्तीश कर रहा था। वो अपने कार्य में मग्न था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो मिस्टर? वो पलटा। उसने देखा कोई युवती है। वो उसे नजरअंदाज कर तेज कदमों से वहां से जाने लगा। वो युवती उसे आवाज देती रही। वो युवती सीमा थी। 5वें दिन सुबह के 11 बजे, ओजोन गैलेरिया मॉल, झरिया, बोकारो। लोगों की भीड़ लगी थी। 50% डिस्काउंट चल रहा था। अचानक वहां पावर कट होती है। कुछ सेकंड बाद पावर आती है। एक युवक जो वहां कपड़े खरीद रहा था, खून की उल्टी करने लगा और देखते ही देखते फर्श पर गिर पड़ा और वहीं तड़प कर मर गया। उसे देख वहां हो हल्ला मच गया। लोग निकासी द्वार की ओर भागने लगे। कुछ देर बाद वहां कुछ और लोगों की मौत उसी तरह हो गई। शाम तक पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। लोग उस अनजानी मौत के खौफ से अपने घरों में कैद हो गए। सरकार को आनन फानन में उस शहर में इमरजेंसी लगानी पड़ी। छठे दिन सुबह उस मॉल के प्रांगण में पत्रकार सीमा और थानेदार हितेश प्रजापति आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी वहां एक सफेद मारुति कार आकर रुकती है। गेट खुलता है। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उतरा, उनके पास आया। हितेश और सीमा को अपना परिचय दिया। वह व्यक्ति एक इतिहासकार है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर। वो हितेश और सीमा को अपने साथ लिए अपनी कार से कहीं निकल जाता है। वहीं उस मॉल के बाहर वो नेपाली युवक भी मौजूद होता है, जो उस मॉल में घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मॉल को सील किया हुआ था। करीब 1 घंटे बाद वही सफेद मारुति कार एक लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी। ड्राइवर कार में था। सीमा, हितेश और वो इतिहासकार अवनीश ओझा लाइब्रेरी में बैठे चर्चा कर रहे थे। इतिहासकार ओझा उन्हें बता रहे थे, इस तरह की मौतें पहले भी हो चुकी हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में।
बिहार और नेपाल बॉर्डर पर बसे गांवों और कस्बों में उस वक्त बहुत से लोगों की मौतें ठीक इसी तरह से हुई थी। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में किसी अज्ञात वायरस का जिक्र किया था, पर अचानक कुछ दिनों बाद सब रुक गया और 53 वर्ष बाद ठीक वैसी ही मौतें यहाँ होने लगी हैं। पर इसे रोके कैसे और इसका कारण क्या है, सर थानेदार हितेश अवनीश ओझा से पूछता है। ये तो मैं भी नहीं जानता, अवनीश ने उत्तर दिया। हितेश सोच में पड़ गया। सीमा अपनी डायरी में सारी बातों को नोट कर रही थी। रात के लगभग 10 बजे वो नेपाली युवक किसी तरह उस मॉल में दाखिल हुआ। बाहर पुलिस के कुछ जवान पहरे पर थे। वो युवक मौत वाली जगह पर गया और अपने थैले से कुछ पाउडर जैसा निकाल फर्श पर बिखेरने लगा। कुछ पलों बाद उसे पद चिन्ह दिखने लगे। वो उन पद चिन्हों की दिशा में उस पाउडर को बिखेरते आगे बढ़ने लगा। वे पद चिन्ह उसे एक स्टोर रूम की ओर ले गए जो बंद था। वहाँ पहुँच वो ठिठका। अंदर से उसे कुछ डरावनी सिसकियां सुनाई देने लगी। वो आगे बढ़ा, धीरे से दरवाजे के एक पल्ले को धक्का दे अंदर झांका। अंदर एक भयानक छाया हवा में लटके अचानक उसे घूरने लगी और उसकी ओर झपटी। वो चीखता हुआ उल्टे पांव भागा। उसकी चीख सुन पुलिस के जवान मॉल के अंदर आए। 2 घंटे बाद हितेश कुछ पुलिस कर्मियों के साथ उस मॉल में पहुंचा और अंदर का नजारा देख उन सभी के होश उड़ गए। पहरे पर जितने भी जवान थे सभी मौत की नींद सो रहे थे। वहीं वो युवक भी फर्श पर पड़ा बेहोश था। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कुछ देर बाद फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची और साक्ष्य जुटाने लगी। खौफ का 7वां दिन सुबह के 10 बजे उस नेपाली युवक को हॉस्पिटल से थाने लाया गया और उससे पूछताछ करने पर पता चला कि वो एक बौद्ध भिक्षु है। उसका नाम प्रकाश गुरुंग है। वो यहाँ एक मकसद से आया है। झरिया कॉलेज कैंपस एक गेस्ट हाउस जहां प्रोफेसर अवनीश ओझा ठहरे हुए थे। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लेक्चरर थे। वहां हितेश और सीमा साथ पहुंचे। अवनीश ओझा को उस नेपाली युवक द्वारा बताई गई कहानी सुनाते हैं। आज से वर्षों पहले नेपाल के एक मठ में वहां के धर्म गुरुओं द्वारा एक भयानक खूनी आत्मा को कैद किया गया था, जो एक बौद्ध स्टैचू में कैद थी। लेकिन एक रात वो चोरी हो जाती है। चोरी करने वालों की नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर मौत हो जाती है। उन भिक्षुओं ने उस स्टैचू को बहुत तलाशा पर उन्हें नहीं मिली और आज वो खूनी आत्मा झारखंड के इस शहर में तांडव मचा रही है। सभी हितेश को ध्यान से सुन रहे थे। हितेश की बात खत्म होती है। अवनीश ओझा उससे प्रश्न करते हैं, वो युवक कहाँ है? हितेश उन्हें उत्तर देता है, वो तो लॉकअप में है। शहर के किनारे एक कस्बा, रात का समय, 6 परिवारों वाला एक मकान। वे डाइनिंग टेबल में बैठे रात्रि भोजन करने में व्यस्त थे। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। अचानक वे कुत्ते शांत हो गए। बाहर हवा चलने लगी। सूखे पत्तों की झरझराहट की आवाज सुनाई देने लगी। कस्बे में अजीब शांति थी। लोग या तो सो गए थे या अपने घरों में व्यस्त थे। अचानक बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। उस परिवार के मुखिया ने खिड़की से बाहर झांका। एक व्यक्ति जमीन में लेटा तड़प रहा था। उसके पास एक भयानक साया वहाँ खड़ी शैतानी हंसी हंस रहा था। उस साये का सर घूमता है। उसकी नजर खिड़की के पास खड़े व्यक्ति पर पड़ती है। वह व्यक्ति कुछ समझता। उससे पहले ही वो साया एक काले कौवे में बदल काव काव करता उड़ गया। कुछ देर बाद बाहर लोगों का जमघट लग जाता है। 8वां दिन सुबह होती है। उस कस्बे में अवनीश ओझा, सीमा और हितेश को वह व्यक्ति अपना आंखों देखा घटनाक्रम बताता है। उन्हें उसकी बातें महज अफवाह और अंधविश्वास लगती है। इधर थाने से उस नेपाली युवक को कोई छुड़वा ले जाता है। दोपहर का समय, एक ऊंची इमारत, कुछ लोग वहां बैठे हुए थे। तभी वहां एक व्यक्ति आता है, साथ में उसके नेपाली युवक भी होता है। वे लोग उस शहर के व्यापारी थे और जिस व्यक्ति के साथ वो युवक आया था वो एक कोयला व्यापारी था। उस शहर के व्यापारी संघ के लोग हाल की घटनाओं से परेशान थे। उनका लाखों का घाटा प्रतिदिन हो रहा था। उस नेपाली युवक के बारे में शायद किसी पुलिस वाले से उन्हें पता चला होगा। वहां मौजूद सभी लोग उस नेपाली युवक से उस शहर को इस भयानक विपत्ति से बचाने की अपील करते हैं। वो युवक शांत था, हाँ में अपना सर हिलाता है। उनसे कुछ बातें करता है और कुछ देर बाद वहां से निकल अपने किराए के मकान में आ जाता है। वहां पहले से उसकी राह देख रहे अवनीश ओझा, हितेश और सीमा से उसकी मुलाकात होती है। वे उस युवक के साथ उस प्लेग्राउंड में पहुंच वहां लगे बेंच पर बैठ आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं। वो नेपाली युवक उन्हें बताता है, उस असुरी शक्ति को रोकना बहुत मुश्किल है।
पहले भी उसे रोकने की कोशिश में हमारे बहुत से भिक्षु अपनी प्राण न्यौछावर कर चुके हैं। हमारे मठ के आखिरी बचे भिक्षु जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने अपनी सारी विद्याएं मुझे सिखाई, पर पहली बार मेरा सामना उससे मॉल में हुआ। मैं उसे देख घबरा गया। मैं तैयार नहीं था, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। वो मॉल के उसी स्टोर रूम में है। अवनीश ओझा उस युवक की बात सुन उससे प्रश्न करते हैं, उस स्टोर रूम में ऐसा क्या है जो वो प्रेत वहीं रहता है? वो नेपाली युवक उन्हें उत्तर देता है, उसका स्रोत कैसा स्रोत? वे सभी एक स्वर में प्रश्न करते हैं। फिर वो युवक उन्हें आगे बताता है, जो भी प्रेत आत्माएं होती हैं, वे किसी न किसी स्रोत से जुड़ी हुई होती हैं। बिना स्रोत के वे इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकती। हमें उस स्रोत को ढूंढ उसे नष्ट करना होगा, तभी उसका इस दुनिया से संबंध टूटेगा। खौफ का 9वां दिन। पिछली रात को कुछ और लोगों की जान चली गई, ठीक उसी तरह जिस तरह से पहले हुई थी। कुछ तांत्रिकों की टोली अपनी सिद्धि के लिए उस प्रेत आत्मा को वश में करना चाहती थी, लेकिन वे असफल रहे। वो कोई मामूली प्रेत आत्मा नहीं थी, कोई भयंकर असुरी प्रेत थी। शाम का समय। हितेश, सीमा और अवनीश ओझा उस मॉल के पास पहुंचे। वो नेपाली युवक एक बौद्ध भिक्षु के वेश में वहां पहले से मौजूद था। कुछ पुलिस के सिपाही वहां पहरा दे रहे थे। उस नेपाली युवक ने अपने थैले से अभिमंत्रित सूत निकाल हितेश को उस इमारत के चारों ओर 7 चक्र लपेटने को कहा। मॉल बड़ा था, हितेश अपने सिपाहियों संग काम में लग गया। जल्द ही मॉल को धागे से लपेट दिया गया। कुछ देर बाद वे सभी मॉल में दाखिल हुए। वो नेपाली बौद्ध युवक सभी को पाउडर जैसा कुछ दिया और अपने शरीर में मलने को कहा। वो कोई मामूली पाउडर नहीं थी, बल्कि बोधिवृक्ष के पवित्र पत्तों का चूर्ण था। सभी उसकी बात मान रहे थे। कुछ देर बाद रात और गहरी होने लगी। वो बौद्ध भिक्षु युवक उस स्टोर रूम के बाहर कालचक्र योग मुद्रा में बैठ परित्राण मंत्र का उच्चारण करने लगता है। हितेश, सीमा और अवनीश उसके पीछे बैठ उसके मंत्रों का अनुसरण करने लगते हैं। रात्रि के 9 बजे होंगे। उनके मंत्रों से वो प्रेत आत्मा विचलित होने लगता है। स्टोर रूम का द्वार धीरे धीरे खुलता है। वहाँ का वातावरण सर्द होने लगता है और साथ ही तेज बदबू फैलती है। अचानक एक भयंकर साया उस स्टोर रूम से बाहर दस्तक देता है। वो अपने हाथों और पैरों से जानवरों की भांति रेंगता हुआ उनकी ओर बढ़ता है, साथ ही डरावनी अट्टहास करता है। उसकी काली अंधेरी आंखें खौफनाक लग रही थीं, उसके लंबे बाल हवा में झूल रहे थे। वो भयंकर प्रेत उनके पास आता है, उन्हें सूंघता है और डरावनी हंसी हंसता है। उसका विभत्स और घृणित रूप देख सीमा की चीख निकल आती है। वो वहीं बेहोश हो जाती है। हितेश और अवनीश भी उसके खौफ से वहीं जड़ हो जाते हैं। उनका भी आज तक किसी सुपरनेचुरल प्राणी से सामना नहीं हुआ था। अचानक वो प्राणी उन्हें छोड़ वहाँ से बिलबिलाते हुई उस इमारत से बाहर की ओर भागती है, पर बाहर अभिमंत्रित सूत का घेराव होने के कारण नहीं निकल पाती है। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, उसकी तामसिक शक्तियाँ भी जागृत हो रही थी। वो भयंकर प्रेत उनके पास वापस आती है, तीनों को घूरती है। हितेश और अवनीश हवा में तैरने लगते हैं। अचानक बेहोश पड़ी सीमा जागती है। उसका रंग रूप बदल चुका होता है। उसका रूप विभत्स दिखने लगता है। वो उस बौद्ध भिक्षु पर झपटती है, पर उसके मंत्रों के जाप से उसको छूते ही अधमरा हो जाती है। रात की काली अंधियारी पूरे शहर को अपने गिरफ्त में ले चुकी होती है। मॉल के बाहर पुलिस के जवानों का जमघट होता है। सभी के चेहरे खौफ से ग्रसित थे। सभी अपने अपने इष्ट देवों को याद कर रहे थे। मॉल के अंदर हवा में लटके हितेश और अवनीश का दम घुटने लगता है। वो नेपाली युवक तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं का प्रेत मारक मंत्र धारणी का उच्चारण करता है। वो प्रेत तड़पने लगता है। हितेश और अवनीश फर्श पे गिर पड़ते हैं और दोनों किसी तरह उस स्टोर रूम की ओर भागते हुए दाखिल होते हैं। प्रेत उन्हें देख उनके पीछे जाता है, पर वो भिक्षु युवा उस पर बोधिवृक्ष के पत्तों का चूर्ण मंत्र बोल फूंक देता है। वो और भी जोर से दहाड़ता है। सीमा जो अशुद्ध शक्तियों के वश में होती है, वो प्रेत उसे पकड़ उसे मारने की धमकी देता है। वो बौद्ध युवक खड़े हो मंत्रों का जाप तेज कर देता है। अचानक तेज हवा चलती है। वो बौद्ध युवक दूर जा गिरता है। प्रेत के वश में सीमा उसकी ओर दौड़ उसकी छाती में खड़ी हो नाचने लगती है। वो प्रेत भी सीमा की नृत्य देख डरावनी मुद्रा में आवाज निकालता नाचता है। बौद्ध युवा बेबस था। हितेश और अवनीश का कुछ पता नहीं और बाहर पुलिस के जवान डरे सहमे। तभी हितेश अपने हाथों में पकड़े एक छोटी प्राचीन बौद्ध मूर्ति लिए बाहर आता है। उसके पीछे अवनीश ओझा भी होता है।
उन्हें देख वो प्रेत और सीमा उनकी ओर कूद पड़ते हैं और उन्हें दबोच लेते हैं। वो मूर्ति उनके हाथों से छिटक गिर पड़ती है। तब तक वो युवा बौद्ध भिक्षु संभल गया था। वो मंत्रों की जाप फिर से करते हुए उस मूर्ति के ऊपर गेरुआ वस्त्र डाल देता है। सीमा चीखते हुए वहीं फर्श पर निढाल हो जाती है। वो प्रेत भी बिलखते हुए असहाय हो जाता है और धीरे धीरे उस बौद्ध की मूर्ति में समा जाता है। वहाँ का वातावरण धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। 10वां दिन, सुबह की धुंधली बेला। मॉल के बाहर हितेश, सीमा और अवनीश खड़े थे और वो बौद्ध युवा अपनी पुरानी बाइक से वहाँ से जा रहा होता है और अपने बैग में उस मूर्ति को भी साथ ले जा रहा होता है। वो बाइक स्टार्ट कर कुछ ही देर में उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। इसी के साथ इस डरावनी कहानी का यही अंत होता है। धन्यवाद।